नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है राजस्थान में 1857 की क्रांति और वो भी राजस्थान में। कहानी बड़ी दिलचस्प है। भारत देश में ब्रिटिश सरकार की स्थापना होने के बाद उनकी प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक नीतियां इस क्रांति के लिए जिम्मेदार थीं और रही सही कसर चर्बी वाले कारतूस की घटना ने कर दी। उसके बाद भारत में 10 मई को क्रांति की शुरुआत हो जाती है और राजस्थान में इस क्रांति की शुरुआत 28 मई से। 10 मई भारत देश में, 28 मई राजस्थान में नसीराबाद से। हम इस टॉपिक में राजस्थान में होने वाली क्रांतिकारी घटनाएं, किस प्रकार से राजाओं ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया या असहयोग किया, क्या क्या घटनाएं हुई, वो सब हम इस बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, 1817-18 में ही सहायक संधियों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अपना राजपूत नरेश सब कुछ दे चुके थे। एक तरीके से पूरी तरीके से आत्मसमर्पण कर चुके थे। 1817 में सहायक संधियां, लगभग सभी सहायक संधियां इसी समय हो जाती हैं। ब्रिटिश सरकार से सबसे पहले सहायक संधि करने वाला राज्य था करौली। नवंबर 1817 में सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार करी प्रथम करौली। उसके बाद 1817 में ही कोटा, इन्होंने भी 1817 में ही ब्रिटिश सरकार के साथ सहायक संधि की, लेकिन कोटा पूर्ण शर्तों के साथ, मतलब सारी शर्तें मान ली, पूर्ण शर्तों के साथ संधि करने वाला पहला राज्य कोटा। अगर हम सरल सी भाषा में कहें कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राजपूत नरेश तो करौली का और दूसरा कोटा, और पूर्ण शर्तों के साथ कहें तो कोटा प्रथम। और इसके अलावा सिरोही सबसे अंत में 1823 अंतिम, ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला सिरोही अंतिम रियासत थी। मतलब इन सहायक संधि के द्वारा राजपूत नरेशों ने अपने राज्य का पूरा जो भार है वो ब्रिटिश सरकार पर डाल दिया। और इसमें ये बात कही गई थी कि जब ब्रिटिश सरकार को जरूरत होगी, उन पर कोई संकट आएगा तो राजपूत नरेश उनका सहयोग करेंगे, और राजपूत नरेशों पर जब कोई संकट आएगा तो ब्रिटिश सरकार उनका सहयोग करेगी। लेकिन विद्यार्थी, हम जानते हैं कि राजपूत नरेशों पर क्या संकट आएगा, और संकट लाने वाले भी कौन है? स्वयं ब्रिटिश सरकार। लेकिन वही बात है कि हमारे राजस्थान के या राजपूताना के लोग भोले थे, उन्हें पता नहीं था और उन्होंने सहायक संधि स्वीकार करके अब पूरी तरीके से अपने आप को उनके हवाले कर दिया। अब आपके हवाले राजस्थान साथियों। इसके बाद इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने अपने एक रेजिडेंट इनकी नियुक्ति करना शुरू कर दिया पूरे रियासत में, एक प्रतिनिधि के तौर पर, जो उन्हें रियासत की सारी की सारी जानकारी उन्हें देता रहता था। इसके अलावा ये रेजिडेंट हर गतिविधि पर वहां नजर रखता था रियासत में, और धीरे धीरे इन्होंने इंटरफेयर करना वहां शुरू कर दिया। जब क्रांति की शुरुआत हुई उस समय भारत के गवर्नर जनरल होता था पूरे देश में एक ही, और गवर्नर जनरल के नीचे होते थे एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। इन्होंने अपने एजीजी छोड़ रखे थे, और एजीजी से नीचे होता था पीए, पॉलिटिकल एजेंट। मतलब इन्होंने अपनी व्यवस्था इस प्रकार से बना रखी थी। गवर्नर जनरल पूरे देश का, उसके नीचे रियासतों में एजीजी, हर जैसे राजपूताना, उस वक्त राजस्थान तो था नहीं, तो उस राजपूताना में अपने कुछ एजीजी छोड़ रखे थे। एजीजी ने नीचे अपने कुछ पीए, पॉलिटिकल एजेंट। 1857 की क्रांति के समय, जब राजस्थान में क्रांति हुई, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक।
ये प्रथम गवर्नर जनरल और ये 1857 में क्रांति के समय। उसी प्रकार एजीजी राजपूताना में प्रथम एजीजी माने जाते हैं मिस्टर लॉकेट। ये राजपूताना के पहले एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और क्रांति के समय थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस, ध्यान रखना, पैट्रिक पैट्रियट जो देशभक्त हो पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार के प्रति, लॉरेंस लॉइन जैसा, वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और उसी प्रकार पीए पॉलिटिकल एजेंट ये नियुक्त कर रखे थे। पॉलिटिकल एजेंट अलग अलग जगहों पर, जैसे हम छोटा सा मैप बना लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। देखिए, उस समय गवर्नर जनरल मैंने बताया लॉर्ड कैनिंग, एजीजी बताया जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, पीए जयपुर में पीए था उस समय ईडन। जयपुर में पीए ईडन। कोटा में उस समय पीए था पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। ध्यान रखना, कोट का बटन, कोटा बर्टन। उदयपुर मेवाड़, यहां पर पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स। जिलों की नगरी उदयपुर में सावर्स, बौछारें, सावर्स था। और जोधपुर में उस समय पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोहन। जयपुर में ईडन, कोटा में मेजर बर्टन, जोधपुर में मैकमोहन और उदयपुर में या मेवाड़ में सावर्स। उस समय जयपुर का राजा, जब 1857 की क्रांति हुई, राजा था राम सिंह दित्य। कोटा में भी राजा था राम सिंह दित्य। यहां का राजा राम सिंह दित्य और जयपुर का राजा भी राम सिंह दित्य। उदयपुर का राजा था स्वरूप सिंह। सावर्स में नाकर बना स्वरूप सिंह, रूप सिंह। और जोधपुर का राजा था उस समय तख्त सिंह। जोधपुर के तख्त पर बैठा मैकमोहन। जयपुर का ईडन, कोटा का बर्टन, उदयपुर का सावर्स, जोधपुर का मैकमोहन। ये थे पीए पॉलिटिकल एजेंट। और अलग अलग इन्होंने यहां पर एजेंसियों की स्थापना कर रखी थी। जैसे यहां पर थी जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी। जयपुर में थी जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी और यहां था ईडन। इसी प्रकार कोटा के लिए पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी, ये इस इलाके का कार्यभार देखती थी। इसी प्रकार यहां पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी और यहां शासन देखता था मैकमोहन। और इधर दक्षिणी राजपूताना स्टेट एजेंसी और यहां सावर्स काम देखता था। ये थे पीए। उसी प्रकार इन सब पर केंद्रीय नियंत्रण के रूप में अजमेर में एक राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की हुई थी। राजपूताना रेजिडेंसी। और जहां कौन बैठता था? एजीजी। एजीजी कहां बैठता था? अजमेर में। इसकी स्थापना इन्होंने करी थी 1832 में। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब करी? 1832 में। 1845 में इन्होंने यहां एक केंद्र और बना लिया
आबू में, माउंट आबू में राजपूताना रेजिडेंसी की इकाई स्थापित कर ली माउंट आबू में, क्योंकि अंग्रेज गर्मी राजस्थान की सहन नहीं कर सकते थे। राजस्थान की गर्मी तो राजस्थान का ही आदमी सहन कर सकता है। राजपूताना रेजिडेंसी 1832 में अजमेर में और 1845 में आबू में, ये सर्दी के लिए और ये गर्मी के लिए। भाई उस समय ब्रिटेन के जो लोग थे वो तो राजस्थान के या भारत के तो राजा ही बने हुए थे, ये कहीं भी रहे, तो इन्होंने गर्मियों के लिए आबू में अपना बना रखा था और सर्दी के लिए अजमेर में। जब गर्मी होगी तो ये माउंट आबू में रहेगा एजीजी, जब सर्दी रहेगी तो अजमेर में। विलियम बेंटिंग के समय सबसे पहले 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई, जहां एजीजी बैठता था और बाकी जगह पर पीए बैठता था। इसी प्रकार भरतपुर में मॉरिसन नाम का था पीए, पॉलिटिकल एजेंट। सिरोही में जेडी हॉल, ये पॉलिटिकल एजेंट था। ये कुछ पॉलिटिकल एजेंट थे, लेकिन क्या इनका ज्यादा वर्णन नहीं आता 1857 क्रांति के समय, इसलिए हम इनको थोड़ा कम देखते हैं। उसी प्रकार अपने खुद के प्रतापगढ़ की बात की जाए तो प्रतापगढ़ में पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर रॉक ये प्रतापगढ़ में पॉलिटिकल एजेंट थे। ये उस समय पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह पर पॉलिटिकल एजेंट थे। ये तो बात हुई विद्यार्थियों हमारे यहाँ के प्रशासन की जो ब्रिटिश सरकार ने स्थापित कर रखा था 1857 की क्रांति के समय। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर किस तरीके से क्या घटनाएं हुई, कौन कौन सी यहाँ पर सैनिक छावनियां थी। देखिए उस समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। छावनी बोले तो एक तरीके से अलग अलग जगह पर आप पुलिस चौकी मान लीजिए, या इस तरीके की जगह जहां पर अलग अलग उन्होंने सेनाएं रखी हुई थी कि तो किसी भी समय वो काम आती थी। और ध्यान ये रहे कि 6 छावनियों में जितने भी सैनिक थे वो सारे भारतीय थे। लगभग इनमें लगभग 5000 सैनिक थे। इन 6 छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे। ये 6 सैनिक छावनियां कहाँ थी? हम एक छोटा सा मैप बनाते हैं और ये देखिए ये 6 सैनिक छावनियां कहाँ थी। एक सैनिक छावन, आप इसके लिए एक छोटी सी सूत्र याद रखिए, छोटी सी ट्रिक। ए देख बीननी, बीननी बोलते हैं अपने बहू को ग्रामीण क्षेत्र में, बीननी। और ए देख बीननी मतलब ये बात कर रही है, सास कह रही है कि बीननी देख, कल परसों आई है, रात इसने क्या कर दी? क्रांति। घर में जब नई नई बीननी आती है तो कुछ दिनों सास और बहू के बीच क्रांति होती रहती है। तो मैंने यहाँ ट्रिक बनाई है, ए देख बीननी, अर्थात वो बीननी राजस्थान में क्रांति कर रही है। देखो ए से एरिनपुरा, दे से देवली, ख से खैरवाड़ा, बै से ब्यावर, न से नसीराबाद और नी से नीमच। एरिनपुरा, देवली, खैरवाड़ा, ब्यावर, नसीराबाद, नीमच। देखो विद्यार्थियों एरिनपुरा स्थित है यहाँ पर मारवाड़ में, एरिनपुरा। देवली टोंक में, ये है टोंक में। एरिनपुरा पाली में। खैरवाड़ा उदयपुर में, खैरवाड़ा उदयपुर। नीमच ये यहां स्थित है, ध्यान रखना नीमच राजस्थान में नहीं है, एमपी में। एकमात्र छावनी जो राजस्थान से बाहर स्थित थी नीमच। नसीराबाद अजमेर में और ब्यावर ये दोनों के दोनों अजमेर में। टोटल 6 छावनियां थी, नसीराबाद, ब्यावर, एरिनपुरा, देवली, खैरवाड़ा और नीमच।
इन सारी की सारी छावनियों में अलग अलग जगह पर अलग अलग सेनाएं तैनात कर रखी थी। जैसे एरनपुरा में थी जोधपुर लीजन, यहां पर सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? जोधपुर लीजन एरनपुरा में। खैरवाड़ा में थी भीलकोर, ये सैनिक टुकड़ियां तैनात कर रखी थी ब्रिटिश सरकार ने उदयपुर में भीलकोर। नसीराबाद में 15 NI, ब्यावर में मेर रेजिमेंट और देवली में कोटा रेजिमेंट या कोटा कंटिजेंट और नीमच में भी कोटा रेजिमेंट। ये सैनिक छावनियां इन्होंने अपने राजस्थान में स्थापित कर रखी थी और यहां पर इस प्रकार की सेनाएं इन्होंने रख रखी थी। नसीराबाद में 15 NI, ब्यावर में मेर रेजिमेंट, खैरवाड़ा में भीलकोर। अगर हम इन सबकी ये कहें कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी थी, तो सबसे बड़ी थी ये नसीराबाद छावनी, ये सबसे बड़ी छावनी थी राजस्थान में। और छोटी की बात करें तो छोटी थी देवली, ये सबसे छोटी छावनी थी। सबसे छोटी छावनी देवली टोंक और सबसे बड़ी नसीराबाद बड़ी। अब देखो विद्यार्थियों क्या होता है, हमारी ये जो 6 सैनिक छावनियां हैं, इनमें से देवली और ब्यावर, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, नीमच में तो किसी भी प्रकार का राजस्थान से कोई था नहीं, राजस्थान से बाहर थी, एकमात्र छावनी जो राजस्थान से बाहर थी। देवली का हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि यहां 10 जून को क्रांति हुई, बस देवली का सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है कि ये 10 जून को यहां पर क्रांति हुई। इसके अलावा खैरवाड़ा और ब्यावर, इन दोनों में खैरवाड़ा और ब्यावर, इन दोनों में प्रत्यक्ष रूप से कोई क्रांति नहीं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से कोई क्रांति नहीं हुई। खैरवाड़ा में और ब्यावर में, खैरवाड़ा और ब्यावर में कोई क्रांति नहीं हुई, इसका मतलब हमें उसके बारे में पढ़ना भी नहीं है। देवली में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि वहां 10 जून को क्रांति हुई, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अब बची हमारे पास कौन सी? एरनपुरा, नसीराबाद और नीमच। इन 3 क्रांतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम शुरुआत करेंगे नसीराबाद से, क्योंकि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत भी कहां से हुई है? राजस्थान में नसीराबाद। नसीराबाद अजमेर में स्थित है। देखो नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत क्यों होती है? ये अजमेर है और अजमेर में ये नसीराबाद और ये ब्यावर, हम इसको हटा देते हैं। ये नसीराबाद और इधर अजमेर है और ये ब्यावर है। इधर होता क्या है, अजमेर में अंग्रेजों का सारा खजाना रखा हुआ था, मतलब जितने भी गोला बारूद, तोपखाना, ये पूरा का पूरा कहाँ था? अजमेर में रखा हुआ था। जिस समय देश में क्रांति भड़की 10 मई को, उस समय राजस्थान में जो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो माउंट आबू में सनसेट का आनंद ले रहे थे। मतलब सनसेट फेमस है माउंट आबू का, वो गर्मियों की छुट्टियों में वहां आनंद ले रहे थे, क्योंकि 10 मई में भारत में क्रांति भड़की और राजस्थान में 28 मई जेठ की भरी दोपहरी, उस वक्त जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आराम फरमा रहे हैं माउंट आबू में। उन्हें 19 मई को, मतलब क्रांति देश में शुरू होने के 9 दिन बाद 19 मई को माउंट आबू में उन्हें सूचना मिलती है कि आप यहाँ सनसेट का आनंद ले रहे हो, थोड़ी देर में ब्रिटिश सरकार का ही सनसेट होने वाला है, आप लोगों का ही सूर्यास्त होने वाला है। मतलब देश में क्रांति भड़क चुकी है और बहुत जल्दी वो कहाँ पहुंचेगी, उसकी लपटें? राजस्थान। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो यहाँ
आबू में आराम कर रहे थे, इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, इन्होंने अजमेर जो पूरी तरीके से गोला बारूद से भरा हुआ था और जहां 15 एनआई तैनात की हुई थी, उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ का गोला बारूद इसके हाथ लग गया, 15वीं एनआई बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये टुकड़ी यहाँ तैनात थी, अगर ये इनके हाथ लग गया तो सारा का सारा काम तमाम, क्योंकि 15 एनआई बंगाल से ट्रेनिंग लेकर आई हुई थी और 3-4 महीने हुए थे आए हुए। तो इन्होंने पहला काम क्या किया, अजमेर से इस टुकड़ी को भेज दिया नसीराबाद, यहाँ नसीराबाद भेज दिया, वहां से ट्रांसफर करके किसको, 15 एनआई को। और यहाँ पर अजमेर में ब्यावर से बुला ली मेर रेजिमेंट, मैंने आपको बताया था पहले ब्यावर में मेर रेजिमेंट थी, यहाँ से बुला लिया अजमेर में मेर रेजिमेंट को, और 15 एनआई को अजमेर से भेज दिया नसीराबाद। अब नसीराबाद में 15 एनआई आ गई, इसके अलावा यहाँ पहले से थी 30 एनआई, 15 रेजिमेंट 15 एनआई यहाँ आ गई, इससे पहले यहाँ थी 30 एनआई। इसके अलावा बंबई लॉन्सर्स ये सैनिक और थे। बंबई लॉन्सर्स जो सैनिक हैं ये ब्रिटिश सरकार के बड़े ही स्वामी भक्त सैनिक थे, मतलब ये किसी भी हद तक जा सकते थे ब्रिटिश सरकार को बचाने के लिए। और ये बंबई लॉन्सर्स की नियुक्ति भी यहीं थी, 30 एनआई की नियुक्ति भी यहीं थी और 15 एनआई भी यहाँ आ गई। अब यहाँ आते ही इन पहले से ही इनमें ये चीजें तो भरी हुई थी कि ब्रिटिश सरकार हमारे खिलाफ है, चर्बी वाले कारतूस वाली घटना पहले हो चुकी थी, ये अफवाहें भी फैल रही थी कि आटे में भी गाय और सुअर का इस प्रकार का गौ अंश मिलाया जा रहा है। अब इन सब चीजों से पहले से ही वो थे, यहाँ आने के बाद जैसे इनको यहाँ से हटाया, इनके ये और वो कर गए कि आपको किसी न किसी तरीके से शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। इन्होंने ये गुस्सा है कि भाई आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम जो राजपूताना की सबसे बड़ी रेजिमेंट और जो यहाँ अजमेर में इन पूरे गोलाबारूद की जिम्मेदारी ली हुई थी उन पर विश्वास नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसे ये यहाँ आए, बंबई लॉन्सर्स को इनके पीछे लगा दिया कि आप इनकी निगरानी करें। एक तो आपने उनको वहां से हटा दिया, दूसरे उनकी निगरानी और लगा दी, गुस्सा आना स्वाभाविक था। और इसी वजह से इन्होंने 28 मई को इन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी। किसने? 15 एनआई 28 मई को। और उसके 2 दिन बाद 30 मई को एनआई 15 ने और 30 मई को 30 एनआई भी शामिल हो गई इसमें। मतलब 28 मई को एनआई 15 और 30 मई को एनआई ये भी इनके साथ शामिल हो गई और इन्होंने नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत कर दी। कितने तारीख को? 28 मई को। और 30 मई को कौन सी रेजिमेंट शामिल हो गई? 30वीं एनआई। अब उस समय यहाँ क्या था, एक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त था यहाँ पर, बख्तावर सिंह जिसका नेतृत्व कर रहा था। न्यूबरी नाम का एक अंग्रेज था यहाँ पर, और उस न्यूबरी की इन्होंने क्या काम किया? हत्या कर दी। किन्होंने? इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में। यहाँ इतना जबरदस्त उन्होंने तांडव मचाया नसीराबाद में इस न्यूबरी की मौत के बाद कि जो भी ब्रिटिश सैनिक मिला उसी को नष्ट कर दिया। यहाँ पर एक पैनिक नाम का अंग्रेज अधिकारी और था, उस पैनिक ने उस दृश्य को जब देखा तो इसे अटैक आ गया, इसे पेन उठा, हार्ट का पेन उठा और ये वहीं पर ही मर गया। पैनिक। स्कॉटिश एक और अंग्रेज था, वो भी वहीं पर मारा गया। यहां से नसीराबाद से ये लोग सीधे पहुंचते हैं दिल्ली। किधर भागते हैं ये? दिल्ली की तरफ। मतलब नसीराबाद से ये लोग सीधे किधर जाते हैं? दिल्ली। ये अजमेर की तरफ नहीं गए। अजमेर जाना चाहिए था कि भाई वहां था गोला बारूद तो, लेकिन ये नसीराबाद से कहां जाते हैं? दिल्ली। और इनका पीछा करते हैं, एक वाल्टर नाम आता है और एक हीथकॉक। ये 2 अंग्रेज अधिकारी इनका पीछा करते हैं, लेकिन ये काफी पहले से ही मेवाड़ मारवाड़ के जो राजा थे उन्होंने क्रांतिकारियों को सहयोग किया और उस वजह से ये दिल्ली निकल गए। और न्यूबरी
पैने, स्कॉटिश ये सब यहाँ मारे गए। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति हुई। ये तो बात हुई विद्यार्थियों नसीराबाद की।